हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग सर्किल, इलिप्स और पैराबोला इन तीनों का इक्वेशन पढ़ेंगे और तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ज़्यादा यूज आएगा। ओके, तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं सर्किल से। आइए, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जो कि फिक्स है और इस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जो कि मूव करेगा। ये मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है P। इस फिक्स पॉइंट का नाम दे देते हैं C और इस P पॉइंट को इस तरह से मूव कराइए ताकि ये P पॉइंट चाहे यहां पे रहे या यहां पे रहे या यहां पे रहे या इस पाथ पे कहीं भी रहे। C से P के बीच का जो ये लेंथ है ये R फिक्स बना रहे, ये R फिक्स बना रहे यानी कि कांस्टेंट हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये P पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है इस पाथ को सर्कुलर पाथ बोलते हैं। यानी कि P पॉइंट जिस रास्ते पे चल रहा है ये रास्ता सर्कुलर रास्ता है और इस फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच के इस डिस्टेंस को, इस R को रेडियस बोलते हैं। इस R को रेडियस बोलते हैं और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। सेंटर, इसको C से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब यहां पे इस सर्कुलर पाथ के अंदर में जो एरिया बाउंड हो गया, ये एरिया, ये पूरा एरिया, इस एरिया को एरिया ऑफ सर्किल बोला जाता है। एरिया ऑफ सर्किल निकालने का ये फॉर्मूला है। एरिया को A से डिनोट करेंगे और एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई इंटू रेडियस यानी कि पाई R स्क्वायर। ओके, और इस सर्कुलर पाथ के इस पूरी लंबाई को, सर्कुलर पाथ के इस पूरी लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। इस लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। और इस पेरीमीटर का जो ये पूरा लेंथ होता है, इस सर्कुलर पाथ का जो पूरा लंबाई होगा ये होता है 2 पाई R। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। आइए अब एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर का जो लेंथ होता है सर्किल का, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि ये पॉइंट सेंटर है, फिक्स पॉइंट, और यहां से R इक्वल टू 7 मीटर की दूरी पे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और R स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। तो एक साथ से एक साथ कटेगा और 7 और 22 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल 154 मीटर स्क्वायर। इतना आएगा इसका
एरिया। और इस पेरीमीटर का लेंथ, इस पेरीमीटर का लंबाई कितना होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर का लंबाई होगा 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू इसका रेडियस है 7, तो 7 से 7 कटेगा और 22 दूना 44 मीटर, 44 मीटर होगा इसके पेरीमीटर का ये लेंथ। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल का। आइए, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नीचे -y और इस तरफ -x। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन को हम सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं और इस सर्कुलर आर्क पे, सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो सेंटर से इस आर्क को अगर मिलाएं तो ये रेडियस बनेगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका मतलब ये होगा x और ये होगा y। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r² बराबर x² प्लस y², पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, x² प्लस y² बराबर r², यही है। तो यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसमें ये r इस सर्किल का रेडियस है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में भी दो वेरिएबल था, x और y, पर वहां पे दोनों का पावर 1 था। सर्किल के इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है, x और y, लेकिन यहाँ पे दोनों का पावर 2 है और यहाँ पे x² और y² का कोफिशिएंट भी इक्वल है। x² और y² का जो फैक्टर है ये भी इक्वल है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये r है रेडियस और कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ y² के। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सर्किल के इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल होता है। ओके, आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्किल का इक्वेशन देंगे और उसका रेडियस पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन है 5x² प्लस 5y² बराबर 20। तो यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल का पावर 2 है और दोनों का कोफिशिएंट भी इक्वल है, 5 और 5। तो ये इक्वेशन सर्किल का है, तो इसमें हम इसका रेडियस पूछेंगे, फाइंड रेडियस। ओके, तो पहले इस सर्किल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ले जाएंगे और फिर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करा के, कंपेयर करा के रेडियस का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। ओके, तो इक्वालिटी के इस तरफ x² और y² ही होना चाहिए और कोई चीज नहीं होना चाहिए इसकी तरह दिखने के लिए। तो देखिए x² प्लस y² और ये 5 कॉमन में आ जाएगा यहाँ पे, बराबर 20।
यहाँ से 5 से ये 20 कटेगा, 4 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल के फॉर्म में आ गया। इसी तरह ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह पे कौन है? 4। तो आर स्क्वायर के जगह पे है 4, तो आर बराबर आएगा √4 यानी कि 2 मीटर। तो इस सर्किल का रेडियस 2 मीटर आया। ओके, इसी तरह से और क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस पे। जैसे देखिए 3x² प्लस 3y² बराबर 25। तो पहले इस सर्किल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए 3 यहाँ से कॉमन लो, तो x² प्लस y² बराबर 25। x² प्लस y² बराबर 25 और ये 3 बाई में, तो आ गया अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ से इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे r² के जगह पे 25/3 दिख रहा है। r² इक्वल टू 25/3, तो r इक्वल टू √25/3। इसको लिखा जाएगा r इक्वल टू 25 का रूट 5 होता है, 5/√3। इतना मीटर आया इस सर्किल का रेडियस। ओके, तो इसको समझिए ध्यान से और छापिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इलिप्स देख लेते हैं। इलिप्स, इलिप्स तो इसको ठीक से समझिएगा। इसमें 2 फिक्स पॉइंट लेंगे, एक ये और एक ये दोनों पॉइंट फिक्स है। एक पॉइंट का नाम है F1 और इस पॉइंट का नाम है F2। ये दोनों फिक्स पॉइंट है। और एक मूविंग पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे P, इसको मूव कराएंगे। तो अब इस P पॉइंट को इस तरह से मूव कराइए कि ये F1P और F2P, F1P प्लस F2P, इन दोनों का समेशन कांस्टेंट बना रहे हैं, यानी कि फिक्स हो। इस तरह से उसको मूव कराइए। तो ये इस तरह से मूव करेगा। ऐसे ऐसे मूव करेगा। P पॉइंट कुछ देर के बाद यहाँ पे होगा, तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। P पॉइंट कुछ देर के बाद यहाँ पे होगा, तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। यही P पॉइंट अगर घूमते हुए यहाँ पे आ जाए, तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। पर ये P पॉइंट इस पाथ पे कहीं पे भी हो, अगर F1P और F2P इन दोनों का समेशन अगर कांस्टेंट है, F1P और F2P का समेशन अगर नहीं बदल रहा है, तो ये P पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है, इस पाथ को इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है। इलिप्टिकल पाथ, ये कौन सा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ।
इसमें F2 से ये लेंथ और इस F1 से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है। ओके, अब आइए देख लेते हैं इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि दो फिक्स पॉइंट है, ये F1 और ये F2, और एक पार्टिकल P है जो इस तरह से इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरह से। ओके, इस इलिप्स का ये वाला पूरा लंबाई मान लेते हैं 2a है। तो ये P पॉइंट जब इस तरह से मूव करते यहां पे आएंगे तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। F1P प्लस F2P, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F1P ये लेंथ और F2P ये लेंथ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे F1 F2 प्लस F1P, F1 F2 प्लस F1P। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये F1P और ये F1P दो बार आ गया है, तो एक F1P को हम F2P लिख देंगे, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, तो इस F1P को हम F2P लिख देते हैं यहाँ पे, F2P। अब आप इसको ध्यान से देखिए, F1P प्लस F1 F2 प्लस F2P, ये पूरे इस लेंथ के बराबर आ गया, ये F1P प्लस F2P का वैल्यू। यानी कि इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ये इस पूरी लंबाई के बराबर होता है, इस पूरे लंबाई के बराबर होता है। इलिप्स जितना दूर में फैला है इस पूरी लेंथ के बराबर होता है इस कांस्टेंट का वैल्यू, 2a के बराबर। यहाँ पे इसको हम 2a लिए हैं, तो ये कांस्टेंट 2a के बराबर होगा, 2a। ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू समझ में आया। P पॉइंट कहीं पे भी रहे, F1P प्लस F2P करेंगे तो ये पूरी लेंथ आएगा, ये पूरा लंबाई आएगा। ओके, आइए इसको मिटा देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स देख लेते हैं कि इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है। मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक फिक्स पॉइंट यहां पे है F2 और एक फिक्स पॉइंट यहां पे है F1, और ये है इलिप्स। ये ठीक, इसको इलिप्स का सेंटर बोलेंगे। यहां पे इलिप्स का सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे ही है, इसको सेंटर बोलेंगे। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, इलिप्स जिस एक्सिस पे ज्यादा दूर में फैला है उस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पे ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है।
और ये इलिप्स जिस एक्सिस पे कम दूर तक फैला है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है। इलिप्स एक्स एक्सिस पर जितना दूर तक फैला है इस पूरी लेंथ को 2a बोलेंगे, 2a। और ये इलिप्स y एक्सिस पे जितनी लेंथ तक फैला है इसको 2b बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2b, इस लेंथ को। टू बी। तो ये लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ है 2a, तो ये लेंथ होगा a, और इस तरफ भी ये लेंथ होगा a। ये पूरा लेंथ है y एक्सिस पे 2b, तो इसका आधा ये हो जाएगा b, और ऊपर भी ये होगा b। इस a को सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ बोलेंगे। ये है सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरह से इसको सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ बोला जाता है। ये b क्या है, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ। ठीक है। इलिप्स के इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ओरिजिन से a डिस्टेंस दूर है x की तरफ, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे b है, तो 0, b। ठीक। इस फोकस, इस F1 और F2 को फोकस बोला जाता है। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, वो जो दोनों फिक्स पॉइंट लिए थे उन दोनों को फोकस बोलेंगे। ये पहला फोकस और ये दूसरा फोकस। इस फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है AE, 0, और इधर होगा -AE, 0, इस फोकस का कोऑर्डिनेट। ओके। यहां पे ये E क्या है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये E क्या है। तो इस E को इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। यहां पे ये E इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी, ये इसेंट्रिसिटी जब आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर इलिप्स पढ़ोगे तो वहां पे इस इसेंट्रिसिटी को अच्छे से बताया जाएगा कि ये क्या होता है, पर फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि ये E इसेंट्रिसिटी है। ओके। अब यहां पे देखिए ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, या फिर ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ। तो ये लेंथ होगा, यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक AE है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AE, 0, इसका मतलब यहां से यहां तक AE है। तो इस A में से अगर AE को कट कर दे तो ये लेंथ मिलेगा, ये लेंथ A माइनस AE, यानी कि A इंटू 1 माइनस E, ऐसा। ये लेंथ भी इसी के बराबर होगा A माइनस AE, यानी कि A इंटू 1 माइनस E। ओके। तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए कि किस पॉइंट को क्या बोला जाता है
और किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सेमी माइनर एक्सिस क्या है, इसको देखिए ध्यान से अच्छे से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स देख लेते हैं। आइए ये इलिप्स, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, एक फोकस यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट AE, 0 और एक फोकस यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट -AE, 0। ये सेमी मेजर एक्सिस, इसका लेंथ A के बराबर होता है और ये सेमी माइनर एक्सिस, इसका लेंथ B के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R या P रहने दीजिए। तो हम लोग पढ़े थे कि F1P प्लस F2P का जो एडिशन होगा ये इस पूरी लेंथ के बराबर होगा। A प्लस A 2A के बराबर होगा। तो यहां से F1P प्लस F2P बराबर 2A। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये फिगर सिमेट्रिक है, ये P पॉइंट इस वर्टेक्स पे है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यह है F1 और ये है F2। तो F1P और F2P बराबर है। ठीक, इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे ये होगा 0, B। तो यहाँ से हम लोग ये F1P निकाल लेंगे और F2P निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पे F1P और F2P तो इक्वल है, तो एक निकाल लेंगे और इसी को डबल कर देंगे तो F1P प्लस F2P मिल जाएगा। यहाँ पे F1 का कोऑर्डिनेट पता है, P का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और F1P निकाल लेंगे। तो F1P लिखा जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है और ये बराबर 2A। तो 2 से 2 कटेगा यहाँ पे और अंडर रूट, यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, F पॉइंट ये और P पॉइंट ये। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोल देंगे x2 y2। ओके, तो अब देखिए x2 के जगह पे 0 है तो 0 माइनस x1 के जगह पे माइनस AE है तो माइनस AE इसका स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे b है और माइनस y1 के जगह पे इसको y1 बोलेंगे, x1 y1 बोलेंगे इसको। y1 के जगह पे 0 है तो इसका स्क्वायर बराबर a। तो लिखा जाएगा अंडर रूट माइनस AE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर होगा, तो AE का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर बराबर a। अब इस रूट को उस तरफ भेजेंगे तो a पे स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा a का स्क्वायर e का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर a पे स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। इसको उस तरफ भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस में जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। ये इलिप्स के लिए
एक रिलेशन है बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी। इलिप्स के लिए ये एक रिलेशन है ए, बी और ई में। ओके, और जिस तरह से हम लोग एरिया अंडर सर्किल पढ़े थे, इसी तरह से एरिया अंडर इलिप्स का भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये लेंथ है ए के बराबर और ये लेंथ है बी के बराबर, ये ए और ये बी, और सर्किल में ये बराबर होता था, ये ए तो ये भी ए, हर जगह पे ए, हर जगह पे ए, तो उसका एरिया होता था सर्किल का पाई आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एरिया लिखा जाएगा इसका, एरिया बराबर पाई इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये होता है एरिया अंडर इलिप्स। पाई ए बी, ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और ये बी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पक्का इक्वेशन ऑफ इलिप्स देख लेते हैं कि क्या होता है। आइए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये है इलिप्स। ठीक, यहाँ पे फोकस होता था F1 ए कॉमा 0 और यहाँ पे दूसरा फोकस होता था F2, ये माइनस ए कॉमा 0 होता था और ये ए ई कॉमा 0। इस इलिप्स पे यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है x कॉमा वाई, इस पॉइंट का नाम है P, तो यहाँ से ये होगा F1P और ये होगा F2P, और इलिप्स के मेजर एक्सिस का ये पूरा लेंथ 2a के बराबर। तो हम लोग देख चुके हैं कि F1P प्लस F2P बराबर 2a होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, F1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये F1P निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी F2 का भी कोऑर्डिनेट पता है और P का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग F2P भी ये निकाल सकते हैं ये, और ये दोनों निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और बराबर 2a करेंगे, तो लास्ट में हमें एक इक्वेशन मिलेगा ऐसा। जब इसको करेंगे तो लास्ट में हमें एक इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसका सेंटर हुज सेंटर एट ओरिजिन। ठीक, तो यहाँ से आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा
कि इलिप्स एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस दूर तक उधर भी और ए डिस्टेंस दूर तक इधर भी फैला रहता है, और वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस उधर वाई के तरफ और बी डिस्टेंस माइनस वाई के तरफ फैला रहता है। इसमें भी आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दोनों का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। सर्किल के इक्वेशन में भी एक्स और वाई दोनों का पावर 2 होता था, पर वहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता था, लेकिन ये इलिप्स का इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक, तो आइए इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6। ये किस चीज का इक्वेशन है? इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है और दोनों पे पावर 2 है, तो ये सर्किल का भी हो सकता है, इलिप्स का भी हो सकता है। अब कोफिशिएंट चेक करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का 2 है और वाई स्क्वायर का 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन इलिप्स का है। तो इस इलिप्स के इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इक्वालिटी के इस तरफ ओनली 1 है, तो इसको भी ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिलेगा, तभी पता चलेगा कि इस इलिप्स को इस एक्सिस पे कितना दूर ले जाना है और इस एक्सिस पे कितना दूर ले जाना है। तो इससे कंपेयर करने के लिए इसको क्या करेंगे, उस तरफ 1 लाना है, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2/6 एक्स स्क्वायर प्लस 3/6 वाई स्क्वायर बराबर 6/6। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय, इसको कट कर देते हैं तो 3 आएगा, इसको कट कर देंगे तो 2 आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 बराबर 1। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ए स्क्वायर के जगह पे कौन है, 3, ए स्क्वायर के जगह पे है 3, तो ए बराबर आएगा √3, और बी स्क्वायर के जगह पे है 2, तो बी बराबर आएगा √2। यानी कि एक्स एक्सिस पे ये इलिप्स ए डिस्टेंस, ए स्क्वायर डिस्टेंस दूर नहीं, ए डिस्टेंस तक फैला रहता है, ओरिजिन से इधर और ओरिजिन से इधर, ए स्क्वायर नहीं ए, और बी स्क्वायर नहीं बी। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसको ऐसे किया जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना दूर जाना है, √3, तो इधर जाना है √3, तो इधर भी आएंगे √3, और वाई एक्सिस की तरफ जाना है √2, तो नीचे भी आएंगे √2, यानी कि इन चारों पॉइंट से ये इलिप्स पास करेगा, तो ऐसा बनेगा। ऐसा, ये है इस इक्वेशन का ग्राफ। ओके, तो इसको देखिए ध्यान से। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
5x² प्लस 6y² बराबर 13। ठीक है, तो यहाँ पे x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन इलिप्स का है। तो इसको उस तरफ 1 करेंगे तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में जाएगा और a और b का वैल्यू मिलेगा, जिससे हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ले जाने के लिए इसको उस तरफ 1 चाहिए, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ 13 से डिवाइड दे देते हैं। तो 5/13 x² प्लस 6/13 y² बराबर 13/13। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं x²/13 और इस 5 को इसके नीचे लिखते हैं प्लस y²/13 और इस 6 को इसके नीचे लिख देते हैं बराबर 1। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में चला गया। अब a के जगह पे a² के जगह पे 13/5 दिख रहा है, तो a का वैल्यू लिखा जाएगा √13/5 और b² के जगह पे 13/6 दिख रहा है, तो b का वैल्यू लिखा जाएगा √13/6। यानी कि ये इलिप्स x एक्सिस पे 13/5 इस तरफ और 13/5 इस तरफ इतना दूर फैला है, और y एक्सिस पे 13/6 ऊपर और 13/6 नीचे इतना दूर फैला है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की तरफ इतना √13/5 √13/5, तो इधर भी √13/5 और y एक्सिस की तरफ √13/6 √13/6 और नीचे भी √13/6 ऐसे। तो इन चारों पॉइंट से पास करेगा ये इलिप्स ऐसे। ऐसे तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये होगा। ओके, तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ये इलिप्स, ये लेंथ a और ये लेंथ b, ठीक। सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर एट ऑरिजिन। यहां पे एक चीज देखिए कि इफ a बराबर b बराबर r हो गया, यानी कि a और b अगर बराबर हो जाए तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 1। x² प्लस y² बराबर 1। तो यहाँ से लिखा जाएगा x² प्लस y² बराबर 1, यानी कि x² प्लस y² बराबर r²। ये आप ध्यान से देखिए इसको, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। x² प्लस y² बराबर r², ये सर्किल का इक्वेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलिप्स में, किसी भी इलिप्स में अगर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ बराबर है तो वो एक सर्किल होगा, वो एक
सर्किल होगा। अगर सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ बराबर है, जितना ये उतना ही ये, यानी कि अगर ए और बी बराबर है, ए बराबर बी बराबर आर है, ये आर के बराबर है ये सभी, तो इस तरह के इलिप्स को हम सर्किल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी सर्किल है सभी सर्किल को हम इलिप्स बोल सकते हैं। वो इलिप्स जिसका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ बराबर है, वो वाला इलिप्स बोल सकते हैं हम सभी सर्किल को। लेकिन सभी इलिप्स को सर्किल नहीं बोल सकते, सभी इलिप्स को सर्किल नहीं बोल सकते, क्योंकि इलिप्स में तो ए और बी बराबर नहीं होता है हमेशा। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ऑल सर्किल कैन बी एन इलिप्स बट ऑल इलिप्स कैन नॉट बी अ सर्किल। ऑल सर्किल कैन बी एन ellipse but all ellipse can not be a circle। ठीक है, तो इस तरह से ये छापिए और ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। ओके, इलिप्स पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग देखे थे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है। और इसी में अगर ए बराबर बी बराबर आर हो जाए तो ये सर्किल का इक्वेशन बन जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि ए और बी बराबर हुआ इलिप्स में अगर ए और बी बराबर हुआ तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है तो वो सर्किल का इक्वेशन होता है। और अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो वो इलिप्स का इक्वेशन है। तो कोफिशिएंट से भी हम लोग बता सकते हैं कि अगर ए और बी बराबर हुआ तो ये इस तरह से सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इलिप्स पे एक इक्वेशन है भी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ओमेगा बोलते हैं। यहाँ पे ए एंड ओमेगा कांस्टेंट है। जिस तरह से हर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होता था एक्स और वाई, इसी तरह से आप यहाँ पे ये समझिए कि इसमें दो वेरिएबल है एक्स और भी। हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ भी वर्सेस एक्स के बीच, इस भी और एक्स के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले इस इक्वेशन को ठीक से लिखते हैं, इस ओमेगा को अंदर डाल देते हैं, तो ये आएगा भी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो भी और एक्स दोनों वेरिएबल पे स्क्वायर है, लेकिन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। भी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है। तो दोनों वेरिएबल पे स्क्वायर तो है पर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब
भी और x का रिलेशन इलिप्स के जैसा है, ये इक्वेशन इलिप्स का है, तो भी और x के बीच जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ इलिप्स का बनेगा। तो इसके लिए पहले इस इक्वेशन को इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ले जाएंगे, तभी पता चलेगा कि भी एक्सिस के तरफ ग्राफ कितना फैला है और x एक्सिस के तरफ ग्राफ कितना फैला है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये ऐसा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस x वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं, तो ये आएगा भी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इक्वलिटी के तरफ 1 लाना है, उसके जैसा बनाना है, तो इक्वलिटी के तरफ 1 लाने के लिए इस इक्वेशन को दोनों तरफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो भी स्क्वायर बाय ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ए और ओमेगा दोनों पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए एक ओमेगा स्क्वायर से एक ओमेगा स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कटेगा, तो ये आएगा भी स्क्वायर बाय ए और ओमेगा दोनों पे स्क्वायर, तो ए और ओमेगा दोनों पे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर ये 1 हो जाएगा, बराबर 1। अब ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में। अब अगर भी वर्सेज एक्स का ग्राफ बनाए तो ये देखिए ऐसा बनेगा। भी एक्सिस और एक्स एक्सिस, भी के तरफ कितना दूर जाना है, ए ओमेगा दूर, क्योंकि ए के जगह ए स्क्वायर के जगह पे कौन है, ए ओमेगा का स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे कौन है, ए ओमेगा का स्क्वायर, तो ए बराबर आएगा ए ओमेगा। जिस तरह से एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस दूर जाते थे, इसी तरह से भी एक्सिस पे ए ओमेगा डिस्टेंस दूर जाएंगे। ए ओमेगा स्क्वायर डिस्टेंस नहीं, ए ओमेगा डिस्टेंस दूर जाएंगे। और एक्स एक्सिस पे बी के जगह बी स्क्वायर के जगह पे है ए स्क्वायर, तो बी बराबर आएगा ए, तो एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस दूर तक फैलाना है इलिप्स को, तो भी के तरफ जाना है ए ओमेगा और एक्स के तरफ जाना है ए, तो इधर भी ए और ऊपर ए ओमेगा तो नीचे भी ए ओमेगा, ऐसा। तो इन चारों पॉइंट से पास करेगा इलिप्स। ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा है, भी का वैल्यू इससे ज़्यादा ए ओमेगा से ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे भी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा है और इस x की तरफ मैक्सिमम कितना गया है, ए डिस्टेंस तक, तो x का मैक्सिमम वैल्यू ए है, ठीक। तो ये है इस इक्वेशन का ग्राफ v वर्सेस x, ठीक। तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब पैराबोला का इक्वेशन और ग्राफ देखते हैं। इसमें टाइम नहीं लगेगा पैराबोला में। पैराबोला, तो हर एक इक्वेशन में
दो वेरिएबल होता था, वो दोनों वेरिएबल हम लोग एक्स वाई चूज किए हैं। इसी तरह पैराबोला के इक्वेशन में भी दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, लेकिन पैराबोला के इक्वेशन में एक वेरिएबल का पावर 1 होगा और दूसरे वेरिएबल का पावर 2 होगा। ठीक, इस तरह से वाई स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट इंटू एक्स, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 4 6 8 10 11 कुछ भी। तो इस तरह का इक्वेशन पैराबोला का होता है। यहाँ पे एक चीज देखिए, जब इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो x की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 ही मिलेगा, यानी कि इसका ग्राफ 0,0 यानी कि ओरिजिन से पास होगा। तो इस तरह से बनता है इसका ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस तरह से ऐसे। और अगर इक्वेशन ऐसा हो वाई स्क्वायर बराबर माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स, तो यहाँ पे भी x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 मिलेगा, यानी कि इसका ग्राफ भी ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन x के पीछे में नेगेटिव साइन लगा है तो इसका ग्राफ इस तरफ बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा इस तरफ, ऐसे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये माइनस x की तरफ ओपन रहेगा ऐसे, इस नेगेटिव साइन के वजह से। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, पैराबोला के इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है एक्स वाई, और जिस वेरिएबल पे पावर 1 है उसके एक्सिस के तरफ पैराबोला ऐसे ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है। और अगर पीछे नेगेटिव साइन है एक्स के पीछे तो माइनस एक्स के तरफ खुला रहेगा, लेकिन उसी एक्सिस की तरफ खुलेगा जिस पे पावर 1 होगा। ठीक है, एक दो ग्राफ और देख लीजिए इस तरह का, एक्स स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट इंटू वाई, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे भी x बराबर 0 रखने से y बराबर 0 मिलेगा, यानी कि पास ओरिजिन से ही पास करेगा ये। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे देखिए y पे पावर 1 है और पीछे नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव y की तरफ पैराबोला इस तरह से ओपन रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का, इसका। और इसी तरह से अगर ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सम कांस्टेंट इंटू वाई, तो यहाँ पे भी x बराबर 0 रखने से y बराबर 0 मिलेगा, यानी कि इस इक्वेशन का ग्राफ भी पास तो ओरिजिन से ही करेगा। तो ऐसा बनेगा, y के पीछे नेगेटिव साइन है और y पे पावर 1 है, तो ये ओपन तो रहेगा, खुलेगा तो y एक्सिस की तरफ ही, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से माइनस y की तरफ खुलेगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, नीचे माइनस y, इधर माइनस x, तो ये माइनस y की तरफ, ये माइनस y की तरफ, ये माइनस y की तरफ ऐसे ओपन रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस पैराबोला में जो ये टर्निंग पॉइंट है, ऐसे आया और जिस पॉइंट से ये टर्न किया, घूमा, इस टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, इस टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए इस पैराबोला के इक्वेशन को। आइए कुछ इक्वेशन और लेते हैं पैराबोला का और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3x, ऐसा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें दो वेरिएबल है, एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, तो इक्वेशन तो पैराबोला का है। ग्राफ कैसे बनाए, तो ये देखिए
इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, x बराबर 0 पे y का वैल्यू कितना है, ये तो 0 हो गया, और वाई स्क्वायर बराबर 16, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो इस पे रूट आएगा तो y बराबर 4 मिलेगा। तो ये है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये वर्टेक्स बनेगा अब इस पैराबोला के इक्वेशन का। तो इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर ये 16 नहीं होता तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता, इस तरह से, और ये ओरिजिन वर्टेक्स होता, लेकिन अब की बार वर्टेक्स 0,4 पे चला गया है, तो 0,4 इधर होगा कहीं पे पॉइंट 0,4, तो ये पैराबोला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे है वैसे ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि वर्टेक्स यहां से उठ के यहां पे आ जाए। तो इस तरह का बन जाएगा, ऐसा ऐसा बनेगा इस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक, आइए एक और देख लेते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस 5y, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल पे पावर 2 है और एक वेरिएबल पे पावर 1 है, और जिस वेरिएबल पे पावर 1 होता है उसके तरफ पैराबोला ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, और यहाँ पे y के पीछे नेगेटिव साइन लगा है और y के पावर 1 है, तो माइनस y के तरफ पैराबोला ओपन रहेगा। तो इतना तो पता चल रहा है कि पैराबोला का ग्राफ इस तरह से बनने वाला है, माइनस y के तरफ ओपन रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x बराबर 0 रखने से y बराबर, ये इस तरफ आएगा, x बराबर 0 करेंगे ये और इसको इस तरफ लाएंगे तो y बराबर आएगा 2/5, और y बराबर 0 रखने से x बराबर, y बराबर 0 रखने से x बराबर √2 मिलेगा। ओके, तो इसमें से किस पॉइंट को वर्टेक्स माने, टर्निंग पॉइंट किस पॉइंट को माने? तो देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पैराबोला इस तरह से बनने वाला है, तो इन दोनों पॉइंट को इसमें शो करिए। तो 0,2/5, 0,2/5 इधर कहीं पे होगा, 0,2/5, और √2,0, √2,0 इधर कहीं पे होगा, √2,0, ये, और पैराबोला इस तरह से बनाएंगे तो अगर इसको वर्टेक्स मानेंगे तो ऐसा बनेगा, और अगर इसको वर्टेक्स मानेंगे तो ऐसा बनेगा। तो किसको वर्टेक्स माने, इन दोनों पॉइंट में से किसको वर्टेक्स माने? इस इक्वेशन का सही ग्राफ ये है या ये है? तो इस इक्वेशन का राइट ग्राफ वो होगा जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। दोनों ग्राफ इसी तरह का है, लेकिन सही ग्राफ वो होगा जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो ये वाला इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये होगा राइट ग्राफ, ये ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, ठीक, ओके। आइए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है पैराबोला पे। इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये यहाँ पे u और g कांस्टेंट है, फिक्स क्वांटिटी है u और g, जैसे 2, 3, 5 होता था वैसे ही u और g फिक्स क्वांटिटी है। और यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ
v वर्सेज h के बीच, v वर्सेज h के बीच। जैसे इक्वेशन में एक्स वाई होता था उसी तरह से इस इक्वेशन में v और h है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वेरिएबल का पावर 2 है और h का पावर 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन पैराबोला का है, और जिस पे पावर 1 होगा उसके तरफ पैराबोला ओपन रहेगा, और h के पीछे में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है। इसका मतलब -h के डायरेक्शन में पैराबोला ऐसे ओपन रहेगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाएं v वर्सेज h, v वर्सेज h, तो ये पैराबोला -h के तरफ ओपन रहेगा, खुलेगा। तो ये है -h, तो ग्राफ तो इस तरह से बनने वाला है, -h के तरफ ओपन रहेगा। अब इसमें ढूंढ लेते हैं टर्निंग पॉइंट, यानी कि वर्टेक्स कहाँ पे होगा। तो h बराबर 0 पे, h बराबर 0 पे v बराबर, h बराबर 0 पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो v बराबर u, v बराबर u, एक पॉइंट ये है। और v बराबर 0 पे, v बराबर 0 पे इसको इस तरफ लाइए, ये क्वांटिटी तो 0 हो गया, इसको इस तरफ लाइए तो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा, और h बराबर u स्क्वायर बाई 2g आएगा, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये दोनों पॉइंट इस VH एक्सिस पर शो करते हैं। तो h बराबर 0 और v बराबर u, h बराबर 0 और v बराबर u इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, u, और h बराबर u स्क्वायर बाई 2g और v बराबर 0, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g और v बराबर 0, u स्क्वायर बाई 2g, 0, ये पॉइंट। तो इन दोनों में से किस पॉइंट को वर्टेक्स बनाए, टर्निंग पॉइंट बनाए। ग्राफ तो इस तरह से बनने वाला है, तो इसको अगर टर्निंग पॉइंट बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, और इसको अगर टर्निंग पॉइंट बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ राइट होगा और कौन सा ग्राफ रॉन्ग होगा। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि इन दोनों ग्राफ में से वो ग्राफ राइट होगा जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ है तो ऐसा ही, पर ये वाला सही होगा और ये वाला नहीं होगा। ओके, ये है v वर्सेज h का ग्राफ। ओके, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। अब आइए देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी देखेंगे जो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम आएगा। आइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है, y बराबर सम कांस्टेंट बाय x। ये ना तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, न सर्किल, न इलिप्स, न पैराबोला। ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। ये k कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 5 6 8 कुछ भी, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे एक चीज देखिए, जब हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे, इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, तो किसी भी नंबर के नीचे में अगर इन्फिनिटी आएगा तो ये टर्म 0 हो जाता है। तो अगर x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये होल टर्म यानी कि y इक्वल टू 0 मिलेगा, y टेंडिंग टू 0 मिलेगा। और यहीं पे अगर इस x को 0 की तरफ ले जाएंगे
x को अगर बहुत कम करेंगे, x की वैल्यू को अगर 0 कर देंगे तो किसी भी नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो ये होल टर्म अनंत हो जाता है, इन्फाइनाइट हो जाता है। यानी कि x को अगर 0 के तरफ टेंड करेंगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये यहाँ पे y और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू घटेगा और x का वैल्यू घटाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस तरह से, इस तरह से। ये x एक्सिस में चिपकेगा नहीं, लेकिन चिपकता हुआ नजर आएगा। जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो y का हाइट बहुत छोटा सा होगा, और फिर जब y का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो x का वैल्यू बहुत छोटा होगा। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है लेकिन x इतना ही है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो x का वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन y का हाइट इतना ही है। तो इस तरह से बनता है इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर इक्वेशन ऐसा है कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट k1 बाई एक्स, और एक इक्वेशन है y इक्वल टू सम कांस्टेंट k2 बाई एक्स, और यहाँ पे k1 ग्रेटर है k2 से, ऐसा है, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन में x की सेम वैल्यू लेते हैं, k1 k2 अलग अलग है, k1 ग्रेटर है k2 से। मान लेते हैं k1 बराबर 10 है और k2 बराबर 8 है, ठीक। तो x बराबर 2 की अगर बात करें तो y का वैल्यू, यहाँ पे इस y का वैल्यू y बराबर k1 यानी कि 10 बाई x यानी कि 2, ये आएगा 5, और इस y की अगर बात करें तो ये y बराबर आएगा k2 यानी कि 8 बाई x यानी कि 2, तो ये आएगा 4। यानी कि इस तरह का अगर इक्वेशन है, कांस्टेंट दोनों में अलग अलग है, तो सेम x पे y का वैल्यू अलग अलग आता है। जिसका कांस्टेंट बड़ा उसके लिए y का वैल्यू बड़ा। तो इन दोनों का अगर ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ग्राफ तो इसी तरह का बनने वाला है, लेकिन ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। सेम x पे एक का y का वैल्यू ज़्यादा होगा और उसी x पे दूसरे y का वैल्यू थोड़ा कम होगा। यहाँ पे ये ग्राफ है y बराबर k1 बाई एक्स का, जिसमें k1 ग्रेटर है k2 से, y बराबर k1 बाई एक्स, और ये ग्राफ है y बराबर k2 बाई एक्स। सेम x के लिए इस इक्वेशन में y का वैल्यू ज़्यादा होगा और इस इक्वेशन से y का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें k1 ग्रेटर है इस k2 से। तो कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है ग्राफ। कांस्टेंट अगर कम ज़्यादा हुआ तो ग्राफ इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए एक अगला कॉन्सेप्ट और देखते हैं। दो इक्वेशन लेते हैं, y बराबर सम कांस्टेंट c बाई एक्स, और एक है y बराबर यही कांस्टेंट c बाई एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x को बढ़ाने से y का वैल्यू घटेगा और x को घटाने से y का वैल्यू बढ़ेगा।
उल्टा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है एक्स और वाई के बीच। और यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई का वैल्यू घटेगा, और एक्स का वैल्यू घटाएंगे तो वाई का वैल्यू बढ़ेगा। पर इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए y1 है और ये y2 है। x बराबर 2 के लिए, और मान लीजिए c का वैल्यू 8 है, तो x बराबर 2 के लिए y1 क्या होगा? x बराबर 2 के लिए y1 का वैल्यू होगा 8/2, 8/2 यानी कि 4। और x बराबर 2 के लिए ही y2 का वैल्यू क्या होगा? y2 का वैल्यू क्या होगा? y2 का वैल्यू होगा c/x का स्क्वायर, तो 8/2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये आएगा 2। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, सेम x पे y का वैल्यू अलग अलग है। सेम x पे y1 और y2 में से y1 ग्रेटर है y2 से, y1 ग्रेटर है y2 से एट सेम x की वैल्यू पे। और x बराबर 1 की अगर बात की जाए तो x बराबर 1 पे y1 का वैल्यू 8/1 यानी कि 8, और x बराबर 1 पे ही y2 का वैल्यू 8/1 का स्क्वायर 1, तो 8/1 यानी कि 8। तो यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, x बराबर 1 पे दोनों y का वैल्यू सेम है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये है मान लीजिए x बराबर 1,0 वाला पॉइंट, ये। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, y1 बराबर c/x का ग्राफ ये बनेगा, ये है y बराबर c/x का ग्राफ। और x बराबर 1 पे y1 का वैल्यू 8 है, x बराबर 1 पे y1 का वैल्यू 8 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो x बराबर 1 पे y2 का वैल्यू भी तो 8 है। तो ये ग्राफ भी, इसका ग्राफ भी इसी पॉइंट से पास होने वाला है। x बराबर 1 पे y1 भी 8 है और x बराबर 1 पे y2 भी 8 ही है, तो इसका ग्राफ भी इसी पॉइंट से पास होने वाला है 1,8 से, क्योंकि x बराबर 1 पे दोनों y की वैल्यू 8 है, तो इसका ग्राफ भी इसी पॉइंट से पास करेगा। लेकिन 1 से ज्यादा वैल्यू रखने पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 2। जैसे ही x का वैल्यू 1 से ज्यादा रखेंगे तो y1 धीरे धीरे गिरेगा और y2 बहुत ज्यादा गिर जाता है। x बराबर 2 पे y1 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू 2 है। जैसे ही x की वैल्यू 1 से ज्यादा करेंगे तो y1 तो धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन y2 झट से गिरेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसा होगा, झट से गिरने वाला, 1 के बाद, x बराबर 1 के बाद y2 ऐसे झट से गिरेगा, ऐसे। ये ग्राफ होगा y बराबर c/x स्क्वायर का। ओके, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। आइए एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। इक्वेशन है y बराबर सम कांस्टेंट बाय x। यहाँ पे y वर्सेस x का जो
ग्राफ होगा, ये तो अभी अभी आप लोग देखे हैं ऐसा होगा, ऐसा होता है। लेकिन यहीं पे अगर y वर्सेस 1/x का ग्राफ पूछें, y वर्सेस 1/x का ग्राफ, तो क्या होगा? तो इसमें आप कुछ देर के लिए 1/x को कुछ और मान लीजिए, 1/x को मान लेते हैं w, तो ये लिखा जाएगा y बराबर w इंटू के, हम w मान लिए हैं 1/x को, ठीक। तो यहाँ पे भी 1/x को w लिख देते हैं। तो y और w का ये रिलेशन है, और y और 1/x यानी कि y और w के बीच ग्राफ बनाना है। तो y और w के बीच ग्राफ बनाना है, और y और w का रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन है, और इसके साथ में कोई कांस्टेंट c नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, y वर्सेस w, ऐसा ऐसा। और इस एंगल की अगर बात करें थीटा की, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर होगा, इसको कंपेयर कीजिए अपने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो y बराबर mx प्लस c होता है, तो c तो यहाँ पे 0 है, इसलिए y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है। और स्लोप m के जगह पे कौन है? ये k है, ये w तो x के जगह पे है, स्लोप के जगह पे k है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर k, तो थीटा बराबर tan इनवर्स k, ये होगा w यानी कि 1/x। तो इस इक्वेशन से y वर्सेज 1/x का ये ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। y वर्सेज x तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन y वर्सेज 1/x स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। अगले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।